नमस्कार दोस्तों, स्टडी पाथ में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं विशाल तिवारी और आज हम साइंस के चैप्टर जो 4 है उसमें यांत्रिकी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सुपर टेट, यूपी टेट और जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्ज़ाम होते हैं या नेशनल लेवल पे कोई भी एग्ज़ाम होते हैं उससे इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो चलिए आज हम यांत्रिकी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर यांत्रिकी की बात करते हैं तो एक मैकेनिज़्म है जो कि बताता है कि जो द्रव्यमान है, बल है, त्वरण है, कार्य है, ऊर्जा है, संवेग है, गति है, ये सब चीज़ें कैसे कार्य करते हैं और इनका व्यवहार जो भौतिक जगत में किस प्रकार से होता है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है किस प्रकार से। ठीक है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता किस प्रकार से करता है, तो इसका जो उत्तर आपको मिलेगा कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। ठीक है, हम किसी चीज़ के मैकेनिज्म का प्रयोग तभी करते हैं जब हमें कोई काम लेना होता है लेकिन हमें मेहनत कम से कम करना पड़े, ऐसी परिस्थितियों में हम मैकेनिज्म का यूज करते हैं, वहाँ पे हमें यांत्रिकी का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति तराजू पर खड़ा है, सांस को अंदर लेता है तो उससे क्या होगा, उसका वजन क्या होगा, घटेगा। ठीक है, सांस छोड़ेगा तो वजन बढ़ेगा और सांस अगर अंदर लेता है तो वो घटेगा। तराजू की रीडिंग क्या होगी, वो घटेगी। ओके, ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। अगला है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, जिसमें आप कपड़ा धोते हैं वॉशिंग मशीन, उसका कार्य क्या है और ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। अगर पूछता है तो आपको याद रखना है अपकेंद्रण बल पे, अभिकेंद्रण बल पे नहीं, अपकेंद्रण बल पे। अपकेंद्रण क्या होता है कि जो भी इसमें कार्य करने वाला जो बल होता है वो अंदर की तरफ काम करता है, वो अंदर की तरफ उसको घुमाने का कार्य करता है, अंदर की तरफ खींचता है, जबकि अभिकेंद्र बल उसे बाहर खींचने का प्रयास करता है। तभी एक डोरी जब आप उसको किसी रस्सी से बांध के घुमाते हैं तो जब वो रस्सी टूटती है तो वो उसी डायरेक्शन में जा कर के वो दूर चली जाती है, वो भाग जाती है उस रेंज से जिस रेंज में वो घूम रही होती है। ठीक है, तो जो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है वो अपकेंद्रण बल पे कार्य करता है। आपने कभी जो दूध होता है उससे मक्खन निकालने वाला जो मशीन होता है वो भी देखा होगा, तो वो भी इसी अपकेंद्र बल पे कार्य करता है। और आपने मौत का कुआं भी देखा होगा, तो उसमें जो बड़े बड़े बाइकर होते हैं वो इसी सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, अपकेंद्र बल की। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है। ठीक है, प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है, तो ये अपकेंद्रीकरण है, अभिकेंद्रीकरण नहीं, अपकेंद्रीकरण है। विस्थापन, वेग, बल तथा आयतन में से सदिश राशि नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सी अदिश राशि है। देखिए, जो वेग होता है वो एक सदिश राशि है, आयतन जो होता है ये एक अदिश राशि है, बल भी एक सदिश राशि है और विस्थापन भी एक सदिश राशि है। तो इसमें आयतन एक ऐसा राशि है जो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है समय, चाल, विस्थापन तथा दूरी में से सदिश राशि कौन सी है। ठीक है, समय, चाल, विस्थापन तथा दूरी में से सदिश राशि कौन सी, तो इसकी जो सदिश राशि होगा वो होगा विस्थापन। ठीक है, विस्थापन एक सदिश राशि है। संवेग, दाब, ऊर्जा तथा कार्य में से सदिश राशि है, इन चारों में से कौन सी सदिश राशि है, तो इसका उत्तर होगा संवेग। द्रव्यमान गुणित वेग बराबर संवेग होता है, m इंटू वी। वेग में क्योंकि वेलासिटी होता है, वेलासिटी में डायरेक्शन होता है, इसकी वजह से संवेग मोमेंटम में भी और संवेग में भी क्या होता है, डायरेक्शन होता है, इसी वजह से ये एक सदिश राशि है। जबकि बल, कार्य क्या है, दाब और ऊर्जा एक अदिश राशि है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं। देखिए, संवेग को p से रिप्रेजेंट करते हैं, p बराबर mv होता है, द्रव्यमान गुणित वेग। ये कह रहा है संवेग और वेग के अनुपात, वेग को v से प्रदर्शित करते हैं, अगर इसका अनुपात कर देते हैं तो v से v कट जाता है, बचता है क्या, बस m बचता है ना। तो यही पूछ रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त होती है वो क्या है, तो वो है m मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान, तो इसका उत्तर क्या होगा, द्रव्यमान। आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है बल का गुणनफल क्या है। आपने पढ़ा होगा न्यूटन का जो सेकेंड रूल है, F = ma,
मास इनटू एक्सेलरेशन। यदि किसी यहाँ पे मास के आयतन और पृष्ठ के क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में क्या होगी। ठीक है, पूछ रहा है कि यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ के क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप की इकाई में होगी। तो इसका उत्तर होगा 6। उसकी कितनी लंबाई होगी? 6। ओके, अगला प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण का आशय है किससे। तो इसका उत्तर है ऊर्जा को ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा नश्वर है, ना तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है, कह रहा है कि हवाओं की ऊर्जा होती है। हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? तो केवल गतिज ऊर्जा होती है। मैंने आपको पिछले कक्षाओं में भी चर्चा किया था कि जो गति करता है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। कोई वस्तु रुका हुआ है तो उसके अंदर स्टैटिक एनर्जी है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है वह क्या होता है? तो देखिए वो करता क्या है, वो हवा जो चल रही होती है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। उस काइनेटिक एनर्जी का यूज करता है विंड को चलाने में, और विंड चलता है जब तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, यानी कि ये गति ऊर्जा को ही परिवर्तित करने का प्रयास करता है। कौन? विंड पावर या विंड टर्बाइन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? देखिए, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करता है, जब तक ट्रेन नहीं चलती है तब तक जो उसमें व्यक्ति या मनुष्य रहता है वो स्थिर अवस्था में होता है, विरामावस्था में होता है। तो उसका शरीर ऊपर से नीचे तक सब विरामावस्था में होता है। और जैसे ही ट्रेन अचानक चलती है तो उसका जो शरीर है, उसका जो निचला भाग है वो तो ट्रेन के साथ चलायमान हो जाता है, लेकिन जो उसका ऊपरी हिस्सा है वो अभी भी विरामावस्था में रहने का प्रयास करता है। क्योंकि जो न्यूटन का प्रथम नियम है यही कहता है कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहने का प्रयास करता है, अथवा अगर गतिशील है तो गतिशील रहने का प्रयास करता है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल न लगाया जाए। तो ऊपर का जो सिरा होता है वो अभी भी रुकने का प्रयास करता है, विरामावस्था में रहने का प्रयास करता है, जिसकी वजह से जैसे ही ट्रेन चलती है तो व्यक्ति का जो सर है वो पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो ये स्थिर का जड़त्व है, स्थिरता का जड़त्व है या विरामावस्था का जड़त्व है। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो हर वर्ष कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न और भी पूछे जा रहे हैं। तो अगला प्रश्न है कथन और रीजन के रूप में। कह रहा है कि कथन एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ। ठीक है, घर्षणहीन मतलब होता है कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस, उस पर कोई भी घर्षण काम नहीं करेगा। एक व्यक्ति खड़ा है, एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकते हैं, यानी कि मूवमेंट करना शुरू कर सकता है। तो इसका रीजन लिख रहे हैं, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग यच परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर है ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। देखिए इसमें जो रीजन बताया गया है वो ए का परफेक्टली तरीके से वो डिराइव नहीं करता है कि वास्तव में कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है और इसका संवेग यच परिवर्तित नहीं हो सकता है। ठीक है, परिवर्तित हो भी सकता है, तो ये कोई प्रॉपर ढंग से इसका कोई आंसर रीजन नहीं हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? तो इसका सिंपल सा रीजन है। देखिए सड़क पर फ्रिक्शन होता है तो इससे वजह से हम आसानी से चल पाते हैं। बर्फ़ में क्या होता है, घर्षण बहुत कम होता है, इसलिए हम नहीं चल पाते हैं। तो बर्फ़ में घर्षण बल बहुत ही कम होता है जिसकी वजह से हम चल नहीं पाते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भरी हुई गाड़ी, क्या कह रहा है कि भरी हुई गाड़ी चलने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, क्यों? अगर कोई भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, क्यों? तो इसका रीजन है, एक बार गाड़ी घर्षण को तोड़ देती है ना तो बार बार उसको तोड़ने के लिए बल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि एक बार गाड़ी चलने पर बार बार उस घर्षण को तोड़ने के लिए हमें बल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से ये घर्षण बल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है कि एक मनुष्य स्थिर नाव में, रुका हुआ नाव है, 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना था?
नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना था, तो इसका उत्तर होगा 10 गुना। ठीक है, 10 गुना उसका भार था। अगला टॉपिक पे चलते हैं। एक कार, एक ट्रक और एक मोटरसाइकिल, यहाँ पे तीन है, एक ट्रक है, एक कार है और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है, यानी कि समान गति से चल रही है। यदि समान अवरोध बल लगाया जाए तो वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुके तो बताइए क्या होगा। x बराबर y बराबर z हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर y बराबर z, तीनों समान रूप से रुकने का कार्य करेंगे। ठीक है, यह आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से घर्षण बल काम करता है। अगला टॉपिक है, एक व्यक्ति के कार में जो विराम में बैठा है, सड़क के कार के चारों पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहिया के प्रत्येक की प्रतिक्रिया क्या होगी, तो उसकी आर जो होगी वो पहले से कम होगी। ठीक है, इस प्रकार से यह कार्य करता है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा। तेल के अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर जा रहा है, तो सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा, तो परवलयी आकार का होगा, परवलय के आकार का उसका तेल होगा। ठीक है, तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। त्वरण को ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। देखिए, त्वरण को ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, तो देखिए एक त्वरण तो आपको मिलेगा F = ma से, जो कि न्यूटन का द्वितीय नियम है। F = ma से यहाँ से हम A बराबर F अपान m से उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से हम त्वरण निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको बल नहीं दिया है, आपको द्रव्यमान नहीं दिया है, तब आपको इसको कैसे निकालना है। तो देखिए, इसको निकालने का तरीका है, एक गति का नियम है जो बताता है v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ u क्या है, प्रारंभिक वेग है, v क्या है, अंतिम वेग है, a क्या है, त्वरण है, और t क्या है, समय है। तो यहाँ से मैं a निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से आप कभी a निकालेंगे तो a बराबर इसका मान हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपान टी। ठीक है, यहीं से आपका गति विषयक जो तीन नियम है, v बराबर u प्लस ए टी, वी बराबर यू स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, गति विषयक तीन नियम, इसी से इनका मान निकलता है। तो आपको जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा, आप अगर F = ma से लगा रहे हैं तो अगर वो ऑप्शन में दिया है तो उससे लगा सकते हैं, या फिर आपको गति विषयक नियम का दिया होगा सूत्र, उससे आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मैकेनिज्म है काम करता है, और परीक्षा में इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस टॉपिक से आपका सारा क्वेश्चन खत्म होता है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं गुरुत्व के अधीन गति। जो गुरुत्वाकर्षण है, जो ग्रेविटी है, वो कैसे गति को प्रभावित करती है, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे कॉन्सेप्ट दिया है, हमारे इंडिया के ऐसे कोई व्यक्ति थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया है, इसके बारे में चर्चा हम इस पे करेंगे। क्योंकि ये भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं इंडिया में, उसमें चाहे वो टीचर के एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, पेट एग्ज़ाम हो, SSC हो, सभी में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कैसे प्रश्न आते हैं, आपसे प्रश्न पूछता है कि वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण खींची चली आती हैं। यह हमारे लिए गौरवान्वित होने की बात है कि सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन से 300-400 वर्ष पहले ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बता दिया था गुरुत्वाकर्षण नाम की कोई चीज़ होती है जिसकी वजह से कोई वस्तु नीचे की ओर आकर्षित होता है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो सर आइजैक न्यूटन जो है उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया किसने, तो न्यूटन ने किया। ओके, अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते, उसका कारण क्या है। तो देखिए, अंतरिक्ष में आप जाएंगे, चाहे निर्वात में जाइए, वैक्यूम में जाइए, अगर वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, ठीक है, अगर आप वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है तो आप वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। वहाँ पे गुरुत्व का होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है किसी व्यक्ति को चलने फिरने के लिए या कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है
से एक सेब छोड़ा जाता है तो क्या होगा। देखिए, अगर आप अंतरिक्ष से कोई भी चीज़ फेंकोगे तो वो अंतरिक्ष में ही रह जाएगी, वो पृथ्वी पर नहीं आएगी। अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से वो वहाँ पर गति करती रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखिए, ऐसा नहीं है कि अंतरिक्ष से आप कोई चीज़ फेंक दोगे तो पृथ्वी पर आ जाएगी। अगला प्रश्न है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्यों। देखिए, पीसा की झुकी मीनार वर्ल्ड के आश्चर्य, वंडर में गिने जाते हैं, दुनिया के 7 आश्चर्य में गिने जाते हैं। लेकिन आपने सोचा होगा कभी ये मीनार गिरती क्यों नहीं, इतनी झुकी हुई है। तो उसका रीजन है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर की ओर है, इसी वजह से ये गिरने का कार्य नहीं करती है। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है। ठीक है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर 2 गुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है वो क्या होता। अब जितना है उसका चौथा भाग, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का जो बल है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम हो जाता है, लगभग 1/4 हो जाता है अगर हम उसको 2 गुना उसकी दूरी को बढ़ा देते हैं तो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वह जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार में परिवर्तन कैसे होता है। देखिए, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, भार जस का तस होता है, अपरिवर्तित रहता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। जो टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा वह है। तो देखिए, अगर आप साइंटिफिक तरीके से बात करते हैं तो तीनों समान रूप से पहुंचेंगे, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछता है, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से जो एयर होता है, यहाँ पे बहुत सारी हवाएं चलती रहते हैं तो फ्रैक्शन भी काम करने लगता है, जिसकी वजह से ये हमें जो प्रयोग है वो देखने को नहीं मिल पाता है, और जो भारी वस्तु होती है वो पहले गिरती है और हल्की वस्तु बाद में गिरती है। ठीक है, तो परीक्षा में जब भी आएगा तो आप प्रैक्टिकली न सोच करके इस प्रकार से आप थ्योरेटिकली सोचिएगा कि सभी वस्तुएं साथ साथ पहुंचेंगी। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराने पर सबसे पहले कौन गिरेगा। तो देखिए, अगर निर्वात में पूछता है तो बराबर गिरता है, लेकिन अब हवा में पूछ लिया है तो देखिए वजन वाली चीज़ पहले गिरेगी, यानी कि लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, लोहे वाली गेंद पहले गिरेगी। ओके, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2 गेंद ए व बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की हैं, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होगा। भूमि पर दोनों गेंद ए और बी एक साथ पहुंचेगी। देखिए, यहाँ पर इसने बताया नहीं कि निर्वात में हो रहा है या फिर किसी वायु में हो रहा है। तो जब आपको वायु दे देगा तब तो काम आसान हो जाएगा, लेकिन जब वायु नहीं देगा तो आप मान के चलिएगा कि ये निर्वात में ही पूछ रहा है। और ऐसे परिस्थिति में ये दोनों चीज़ें जो गेंद है, चाहे वो 10 किलोग्राम का हो चाहे 100 किलोग्राम का हो, दोनों साथ ही साथ गिरेंगी। ठीक है, यही ग्रेविटी का कार्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, और रीजन दे रहा है कि जो चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। तो इसका रीजन, कथन तो सही है कि हाँ, यहाँ की जो ग्रेविटी होती है उसका 6th भाग आपको चंद्रमा पर देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो रीजन दे रहा है कि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत है। इसका कारण ये नहीं है, बहुत सारे कारण हैं लेकिन ये कारण नहीं है। तो चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है, किसी पिंड का भार कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि किसी पिंड का भार सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है। तो याद रखिएगा, जो हमारा इंडिया है, जो हमारा ग्लोब है, एक तरफ नॉर्थ पोल है और एक तरफ साउथ पोल है। ठीक है, एक तरफ नॉर्थ पोल है और एक तरफ साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर सबसे ज़्यादा हमें किसी पिंड का भार देखने को मिलता है, यानी कि ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा किसी पिंड का भार आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने इंडिया में कोई 1 किलो वजन मेजरमेंट करके अगर आप पोल पे जाते हो, उत्तरी और दक्षिणी पोल पे, दक्षिणी ध्रुव पे, तो आपको वहाँ पर 1 से ज़्यादा किलोग्राम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्रुवों पर वजन सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है, इस प्रकार से जो ग्रेविटी है काम करता है। ओके,
तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। कह रहा है कि गुरुत्व के अधीन विरामावस्था में मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t और विस्थापन d का विवरण प्रदर्शित करने वाला रेखाचित्र है। देखिए, अगर परीक्षा में आपसे बहुत टफ पूछता है, बहुत ज़्यादा अगर टफ पूछ लेता है तो आपसे ग्राफ पूछ सकता है, ठीक है। वो भी कैसा ग्राफ, विस्थापन और टी में, यानी समय और विस्थापन में। तो आपको याद रखिएगा, जो भी विस्थापन और समय का ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, एग्जैक्टली कुछ इस प्रकार से परवलय रूप में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और कभी आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा अगर कि एक चिकना आनत तल क्षैतिज से थीटा कोण पर, ठीक है, किसी चिकने आनत तल क्षैतिज से थीटा कोण पर आनत है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ के नीचे की ओर फिसलता है। अर्ध स्थल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय टी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये एक प्रकार का आपको दिखेगा, एक ढाल दिखेगा, ठीक है, ये आपका ढाल दिखेगा। अगर आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो उसमें जो समय लगता है वो क्या होता है, तो इसका एक फार्मूला है टी बराबर, ठीक है, टी बराबर 1/sin θ √2h/g होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये थोड़ा टफ पड़ जाएगा, बहुत टफ पूछता है क्वेश्चन, तो आपको ये प्रश्न देखने को परीक्षा में मिल सकते हैं, अन्यथा आपको ये प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो देखिए, 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा, 29.4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, अगर 1% आप किसी पृथ्वी की त्रिज्या को कम कर दे रहे हैं और द्रव्यमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो याद रखिए उसका जो पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% तक बढ़ जाएगा, ठीक है। ये परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाता है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। तो देखिए, 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा वही 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ओके, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में है, और चाहे आप इसको सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्व जनित त्वरण जी 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। अगर यह व्यक्ति चंद्रमा पर चला जाता है तो उसका गुरुत्व जो जी है वो 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो उसका त्वरण है चंद्रमा पर जाने पर 10 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो, तो चंद्रमा पर वस्तु का कुल द्रव्यमान क्या होगा। तो याद रखिएगा, 100 किलोग्राम अगर यहाँ पे है तो उसका द्रव्यमान भी 100 किलोग्राम वहाँ पर होगा। याद रखिएगा, ग्रेविटी बदलती है लेकिन उस वस्तु का भार नहीं बदलता है, ठीक है। उसका द्रव्यमान तो वही रहेगा, भार माफ करिएगा, जो उसका द्रव्यमान होता है वो यूनिवर्स के किसी कोने में रहेगा, उसका द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, उसके भार पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भार और द्रव्यमान में एक छोटी सी फर्क होती है। जो भार होता है उसमें जी से मल्टीप्लाई हुआ होता है, जिसका जी का मान ग्रेविटी होता है, और ग्रेविटी विषुवत रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य सागर और भूमध्य रेखा और साथ ही साथ नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर परिवर्तित होता रहता है, इसलिए ये भी परिवर्तित होता है। चलिए कुछ मिलान कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि जो रेडियम है, रेडियम की खोज किसने की। तो याद रखिएगा, जो रेडियम की खोज की थी वो मैडम क्यूरी ने किया था। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एक्सरे के के रांजन ने किया था, और चेचक के एडवर्ड जेनर ने किया था। ये 4 बहुत महत्वपूर्ण खोज है जो कि महान वैज्ञानिकों ने किया था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है, ठीक है। अगर हम सापेक्षता को देखते हैं तो हमारी गति शून्य मानी जाती है, इस वजह से हमको पता नहीं चलता है।
अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। मैंने पहली बार बताया था जी पर जो डब्लू होता है वो डब्लू बराबर एम जी होता है, वो जी पर डिपेंड करता है, इस वजह से जी बदलता है तो डब्लू भी बदलता है। लेकिन जो द्रव्यमान यम होता है वो यूनिवर्सल होता है, द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है, चाहे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल हो या ना हो, या यूनिवर्स के किसी कोने में गुरुत्वाकर्षण बल हो या ना हो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता, क्योंकि उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है पृथ्वी पर का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण उत्पन्न करता है। तो देखिए, कोई भी परिक्रमा उपग्रह है जो मैंने भेजा है अंतरिक्ष में, वो कभी भी नीचे नहीं गिर सकता है जब तक वह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। उसको परिक्रमा करते करते पृथ्वी पे तभी आ पाएगा जब उसको बाहर से कोई बल लगाएगा तब। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक भूपग्रह अपने कक्ष के निरंतर गति कर रहा है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। यह अपकेंद्र बल कहाँ प्राप्त होता है? तो देखिए, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है। पृथ्वी सैटेलाइट पर एक बल लगाता है और सैटेलाइट पृथ्वी पर एक बल लगाता है, एक दूसरे को बल लगाते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे के सापेक्ष ये गतिशील करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। ठीक है। और इसकी वजह से ये उपग्रह जो होता है कभी गिरता नहीं है और निरंतर गति करता रहता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाता हुआ ऐसा कैसे करता है? तो वो देखो, केंद्राभिमुखी बल के कारण, यानी कि अभिकेंद्र बल के कारण ऐसा देखने को हमको मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। इन चारों में से सबसे प्रबल कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गुरुत्व बल। गुरुत्व बल इन सभी में सबसे ज़्यादा क्या है? प्रबल बल है। ओके। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम कब पड़ेगा? तो देखिए, कभी आप भी लिफ्ट में बैठे होंगे, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपको बहुत सर पे भारीपन का एहसास होता हुआ दिखेगा। ये भारीपन क्या होता है? ये भारीपन कुछ नहीं होता है, ये पृथ्वी या एनवायरनमेंट का दबाव होता है जो आप महसूस करते हो जब ऊपर की ओर जाते हो। यानी कि जब आप ऊपर जाओगे तो दबाव बढ़ेगा, यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर गति करता है तब आपको भार महसूस होता है। जब आप नीचे जाते हो तो आपको भार का एहसास नहीं होता है। ठीक है। लोलक की कलावधि क्या है? ये किस पर निर्भर करती है? तो ये लंबाई पर निर्भर करती है। T=2π√L/g इसका फार्मूला होता है, इससे आप इसका मान निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? इसका क्या कारण है? तो इसका जो सही उत्तर है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। तो देखिए, लोलक की लंबाई खुद से नहीं बढ़ जाती है, जब गर्मी पड़ती है तो उसका प्रसार होने लगता है, और प्रसार होने की वजह से वो जो लोलक की लंबाई वो थोड़ी बढ़ जाती है, उससे हमें लगता है कि ओह समय बढ़ गया है। समय नहीं बदलता है, याद रखिएगा। प्रसार होते हैं, वस्तुओं में प्रसार होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, जब तक लड़की बैठी है तो उसकी आवर्तकाल तो स्थिर है, लेकिन जैसे ही वो लड़की खड़ी हो जाती है उस झूले पर तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। याद रखिएगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से जो ग्रेविटी है वो वर्क करती है, काम करती है, और परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत होता है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आप इसको देखिएगा। अगला प्रश्न है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलता है कब? शीतकाल में। देखिए, पेंडुलम की घड़ी तेज गति से चलने लगता है कब? शीतकाल में, यानी जब ठंड आ जाती है तब, और गर्मी आ जाती है तो सुस्त हो जाता है। देखिए, ना तो वो सुस्त होती है ना ही वो तेज चलता है, बस उस घड़ी के जो मटेरियल है वो ठंडी में सिकुड़ करके कम हो जाता है और गर्मियों में प्रसार कर लेता है, जिसकी वजह से हमें दिन बड़ा और ठंडियों में छोटा देखने को मिलता है। पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है? तो देखिए, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यह पलायन वेग वह वेग है जब आप किसी भी वस्तु को इतने तेज से पृथ्वी से बाहर ऊपर की ओर आसमान की ओर फेंकने का काम करोगे तो वो पृथ्वी पर कभी नहीं आएगा, वो अंतरिक्ष में चला जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड उसकी चाल होनी चाहिए।
और अगर आप उसे कच्ची चाल में भेजना चाहते हो तो उस वस्तु का जो वेग होना चाहिए वो लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए। इसी वजह से जो अंतरिक्ष में हम लोग अपने सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं उसकी जो चाल होती है वो लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, जिसकी वजह से वो हमारे पृथ्वी की कक्षा में चक्कर करने लगता है और हमारे लिए काम करता है। जबकि इससे थोड़ा ज़्यादा भी अगर हम उसको ऊर्जा देते हैं तो वो अंतरिक्ष में चला जाता है, वापस पृथ्वी पे कभी आ नहीं पाता है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से अंतरिक्ष में फेंके तो क्या होगा। तो देखिए, अगर कोई वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से अंतरिक्ष में फेंकेंगे तो वह पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। ठीक है, अगर 8 किलोमीटर से ज़्यादा तेज फेंकोगे तभी वह अंतरिक्ष में चली जाएगी। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। तो इसका रीज़न है कि देखिए, पहले बात तो वहाँ पे चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इसका रीज़न है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। ठीक है, जो VRMS होता है, रूट मीन स्क्वायर VRMS वर्ग माध्य मूल वेग, उससे भी कम होता है, जिसकी वजह से जैसे ही आप वहाँ पे कोई ऑक्सीजन खोले हुए वो तुरंत उड़ के अंतरिक्ष में चला जाएगा। और जो सैटेलाइट है हमारा, जो नेचुरल सैटेलाइट है चंद्रमा, उसका कोई इन्वायरमेंट है भी नहीं, तो वो उसे अंतरिक्ष में ढकेल देता है और कोई भी गैस वहाँ पर रुक नहीं पाती है। ठीक है, इस वजह से वहाँ पर इन्वायरमेंट यानी कि वायुमंडल भी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे विज्ञान के स्थूल पदार्थों की गुण कौन कौन से हैं, पृष्ठ तनाव कैसे काम करता है और पृष्ठ तनाव का हम भौतिक जगत में कैसे प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग हम अपने जीवन यापन में किस प्रकार से कर रहे हैं या आगे भी करते रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो जल्द ही मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।